हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कल प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी जो भाषा विकास को फैक्टर प्रभावित करते हैं, उन पर चर्चा की थी कौन कौन से फैक्टर हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चिंतन पर। चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे और चिंतन को परिभाषित भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चिंतन क्या है। वास्तव में चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और ये तब शुरू होती है जब व्यक्ति के मार्ग में कोई बाधा आती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम चिंतन करते हैं। चिंतन को परिभाषित करते हुए गैरेट ने कहा था कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से रास महोदय ने चिंतन को परिभाषित करते हुए कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। तो इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि चिंतन जो है वो समस्या समाधान करता है और चिंतन जो है वो मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन के बिना हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। चिंतन जो है, चिंतन में विवेकशीलता पाई जाती है। चिंतन के अगर प्रकार पर चर्चा करें तो चिंतन के प्रकार पर चर्चा करने से पहले हम चिंतन के पदों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पद हैं जो समस्या समाधान के लिए चिंतन शुरू करने से पहले इनका हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले चिंतन के सोपान या पदों पर चर्चा करते हैं। तो चिंतन के 4 सोपान बतलाए गए हैं। तो पहला सोपान है समस्या का उत्पन्न होना, यहाँ से ही चिंतन शुरू होता है। दूसरा, फिर हम डाटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों या तथ्यों का संकलन करना। तीसरा, निष्कर्ष निकालना। और चौथा है निष्कर्षों की जांच करना। तो ये 4 सोपान हैं। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। समस्या का उत्पन्न होना ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन। और तीसरा स्टेप है निष्कर्ष निकालना। और चौथा है निष्कर्ष निकालने के बाद उनकी जांच करना। तो ये 4 पद हो गए चिंतन के सोपान के। अब चर्चा करते हैं चिंतन के प्रकार पर। तो चिंतन के जो सामान्य प्रकार हैं उन पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो है वो सबसे निम्न प्रकार का चिंतन माना जाता है। बच्चे जो हैं वस्तुओं को देखकर उनके संदर्भ में जो चिंतन करते हैं वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहलाता है। ये सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन जो है इससे उच्च स्तर का चिंतन है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन से एक उच्च स्तर का चिंतन होता है। एक तब उत्पन्न होता है जैसे, अगर हम उसको उदाहरण से स्पष्ट करें, जैसे हमने किसी व्यक्ति या वस्तु को देखा है। अब वो व्यक्ति या वस्तु हमारे समक्ष, हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तब हम उस व्यक्ति के या वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं या उसके संदर्भ में सोचते हैं। तो इस प्रकार का चिंतन जो है वो प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन कहलाता है। ये चिंतन का बहुत ही प्रचलित या कॉमन प्रकार है। तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन एक बिल्कुल यूनिक चिंतन होता है और उसके बाद हम जो चिंतन करते हैं उसको फिर हम सृजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। सृजनात्मक चिंतन जैसे नई कविता लिखना, इस चिंतन के आधार पर नया नियम तलाशना और नया ब्लॉग लिखना, ये सब जो है कल्पनात्मक चिंतन के प्रकार हैं। चौथा चिंतन है तार्किक चिंतन या समस्या समाधान चिंतन। ये चिंतन का सबसे उच्च प्रकार है और ये बुद्धिमान लोगों में पाया जाता है। ये समस्या के उत्पन्न होने पर समस्या समाधान के उपायों को जब व्यक्ति सोचता है तो इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर विकसित होता है। तो ये तार्किक चिंतन हो गया। तो ये जो हमने बतलाए हैं ये समस्या चिंतन के सामान्य प्रकार हैं। इसके अलावा भी चिंतन के कई प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, जैसे सोली चिंतन। ऐसा चिंतन होता है, काल्पनिक चिंतन होता है। व्यक्ति अपनी काल्पनिक इच्छाओं को जब अभिव्यक्ति देता है तो वो सोली चिंतन कहलाता है। इसके अलावा अभिसारी चिंतन, जो उसमें दिए हुए नियमों के आधार पर व्यक्ति निष्कर्षों को निकालने का प्रयास करता है। आलोचनात्मक चिंतन, ये सभी चिंतन के प्रकार हैं। तो आज हमने चिंतन के प्रकारों पर चर्चा की है और चिंतन के प्रकारों के बाद
अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि चिंतन के साधन कौन कौन से हैं। तो चिंतन के जो हैं वो 4 साधन हैं। पहला साधन है मीन्स ऑफ थिंकिंग के प्रतिमा इमेज, दूसरा है भाषा लैंग्वेज, तीसरा है संप्रत्यय और चौथा है प्रतिव्याप्ति, जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चिंतन के साधन माने जाते हैं प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिव्याप्ति। तो ये हो गए चिंतन के साधन। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से आज के टॉपिक में जो पॉइंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रकार है वो ये है कि चिंतन के सोपान कौन कौन से होते हैं, पद, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। तो ये हमें ध्यान में रखना है। समस्या 4 होते हैं। पहला समस्या का उत्पन्न होना, आंकड़ों व तथ्यों का संकलन, तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा निष्कर्षों की जांच करना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चिंतन का सबसे उच्च स्तर का चिंतन कौन सा होता है, सबसे उच्च स्तर का। तो हमें ध्यान में रखना है कि तार्किक चिंतन या समस्या समाधान के लिए जो चिंतन किया जाता है वो सबसे उच्च स्तर का चिंतन होता है। और सबसे निम्न स्तर पर कौन सा चिंतन होता है, तो सबसे निम्नतम स्तर पर प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, जिसे मूर्त चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन एक ही चीज होते हैं और इनके आधार पर ही व्यक्ति को ये नया नियम, नई कविता या नया विचार करता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, वो बनता है चिंतन के साधन। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। चिंतन के 4 साधन हैं, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिव्याप्ति। सॉरी। तो आज हमने आपको चिंतन के संदर्भ में बताया है और कल भाषा को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पे चर्चा की थी पिछली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।